भेजना है ऊपर, तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। पहला, उपग्रह की कक्षा को वायुमंडल को बाहर रखा जाता है, मतलब वायुमंडल से बाहर रखा जाता है, अन्यथा वायुमंडल के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा द्वारा वो जलकर नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अब बाहर स्पेस में क्या है, वायुमंडल है नहीं, इसलिए हमें उसको बाहर रखना पड़ेगा कि वो स्पेस में घूमता रहे। दूसरा, उपग्रह को वृत्तीय कक्षा में स्थापित करते समय वायुमंडल के घर्षण से बचाने के लिए, क्योंकि वायुमंडल से ही होके जाएगा, पृथ्वी का वायुमंडल है उससे ही होके वो ऊपर जाएगा, बचाने के लिए उसके ऊपर अग्निरोधक पदार्थों का लेप लगाते, क्योंकि वायुमंडल में घर्षण होगा, घर्षण से वो गर्म हो जाएगा तो उसमें आग लगने का डर रहता है, तो ऐसा कोई पदार्थ लगाते हैं जिससे उसमें आग ना पकड़े वो। तीसरा, स्वचालित व्यवस्था के द्वारा अंतिम रॉकेट खंड उपग्रह को 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से, मतलब यहाँ से और वेग इतना प्रदान कर देते हैं, कितना, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से उसको क्षैतिज वेग से क्षैतिज के समांतर प्रक्षेपित करते हैं, सीधा ऊपर यहाँ प्रक्षेपित करती है कि इतने वेग से वो ऊपर चला जाए। फिर और क्या है, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह केवल उसी कक्षा में परिक्रमा करता है जिसमें पृथ्वी का केंद्र सम्मिलित हो, मतलब केंद्र का चक्कर लगाता है वो। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, ये ऐसे समझ सकते हैं, ये पृथ्वी है तो हम ऐसा उपग्रह इस तरह से भेजेंगे कि वो ऐसा ऐसा चक्कर लगाए, या तो या तो वो ऐसा पृथ्वी का चक्कर लगाए, मतलब इस तरह से लगाए कि उसका जो सेंटर हो वो पृथ्वी के सेंटर के समान हो। ऐसा ना हो कि वो यहाँ यहाँ घूम रहा है, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे घूम रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी सेंटर में होनी चाहिए। अब देखते हैं कि जो VO की बात हम कर रहे थे वो VO है क्या। तो उपग्रह की कक्षीय चाल, वो था पलायन वेग VE, और कक्षीय चाल इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसलिए हम इसको लिखते हैं VO, क्योंकि ये O से स्टार्ट है। और VE क्यों लिखते थे, क्योंकि वो एस्केप वेलोसिटी थी, तो ये E से स्टार्ट था। तो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, VO देख रहे हैं। तो पृथ्वी के परितः निश्चित कक्षा में कोई उपग्रह किस चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं, कि कितनी स्पीड से हम भेजें कि वो कितनी यहाँ परिक्रमा करे, तो ये उसका कक्षीय चाल हो गई। अब इसकी फिर फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह है पृथ्वी से h ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय चाल V0 से परिक्रमा कर रहा है। यहाँ स्मॉल एम द्रव्यमान है, ठीक है, रॉकेट है, तो यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है। तो माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पता है, कैपिटल M है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो अगर यहाँ से पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R+H, और ऊंचाई पर चला जाएगा। अब उपग्रह के लिए वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए आवश्यक उसको क्या चाहिए पड़ेगा, क्योंकि गोल गोल अगर कोई चीज घूम रही है तो उसमें अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, mv²/r। ठीक है, तो ये बल हो गया, तो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब दूसरा बल गुरुत्वीय बल लगेगा, तो गुरुत्वीय बल ये हो जाता है बराबर Gm/r², ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब स्थायी कक्षा में परिक्रमण करने के लिए दोनों बलों को बराबर रख देंगे हम, तो ये और ये दोनों बराबर। अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल। हमें निकालना यहाँ से है VO की वैल्यू, ये हो जाएगा Gmm/r इक्वल टू V0²। V0² की वैल्यू आ जाएगी Gm/r। तो इसकी अब J² है तो इसको साइड भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर भी अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट Gm/r। अब क्योंकि जो स्मॉल r है अभी हमने देखी उसकी वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू क्या थी, कैपिटल R+H, तो इसकी वैल्यू रख दी हमने। मेरे पास VO आ गया अंडर रूट Gm/r+H। अब हमें और क्या पता है, ये तो आ गया कैपिटल G के फॉर्म में। अब स्मॉल g के फॉर्म में निकालेंगे तो स्मॉल g होता है Gm/r²। तो यहाँ हम Gm की अगर वैल्यू निकाल लें तो यहाँ रख देंगे, Gm की वैल्यू आ गई स्मॉल g r², यहाँ पर इसको रख दिया। अब हमने कहा कि R+H जो है, क्योंकि h जो है बहुत ही कम है, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज़्यादा है और स्मॉल h तो बहुत ही कम है,
तो हम मान लेते हैं कि ये आर ही है एक टाइप से, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो भी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में आर। अब क्या होगा, आर से आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा भी ओ की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी आर। अब एक और चीज देखो, भी ई की क्या थी, जब हमने वैल्यू निकाली थी तो 2 GR आई थी, और भी ओ की वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट जी आर आई है। तो देखा जाए तो ये इसका कितना गुना हो गया, अगर हम निकालें तो भी ई जो है वो √2 गुना हो गया भी ओ के। तो ये रिलेशन भी आता है निकालने के लिए कि भी और भी ओ में रिलेशन क्या होता है। तुम लोग ऐसे डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो कि ऐसा है। फिर उपग्रह का परिक्रमण काल, टी की वैल्यू निकालनी है कि अगर कोई उपग्रह घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ तो कितने चक्कर लगाएगा। तो किसी उपग्रह को ग्रह के परितः एक परिक्रमण मतलब एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। अब निकालते हैं कितना होता है। तो माना कि स्मॉल आर त्रिज्या का वृत्तीय कक्षा में घूम रही है, स्मॉल आर त्रिज्या की भी ओ क्या है, इसका कक्षीय चाल है, और ये उसमें परिक्रमण कर रहा है और टाइम कितना लग रहा है टी। तो भी ओ, सबसे पहले तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी हो जाएगी, अगर आर त्रिज्या है तो एक वृत्त के लिए अगर मान लो ये है आर त्रिज्या, ठीक है, तो वृत्त की पूरी परिधि का फॉर्मूला क्या होता था, 2πr। तो ऐसे ही पृथ्वी के लिए भी हम दूरी कितनी मान लेंगे, 2πr, और समय कितना है कैपिटल टी। तो यहाँ से टी की बराबर टी इस साइड ले जाओ, v0 इस साइड ले जाओ, तो टी हो गया 2πr अपॉन में v0 मतलब v0। अब v0 की वैल्यू अभी हमें निकाली थी, ये होती है, इसमें रख देंगे हम फॉर्मूले में। ये कितना आ जाएगा, टी बराबर 2πr, और ये जो है ये ऊपर जाएगा पलट के, तो ये आर ऊपर चला जाएगा, जीएम नीचे रहेगा, तो अंडर रूट आर अपॉन में जीएम। अब ये जो आर है ये बाहर है, ठीक है, इसको अंदर ले जाना है। तो अंदर ले जाने के लिए क्या होगा, इस पे आर स्क्वायर, अगर मान लो कोई चीज ऐसी है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आर लिख सकते हैं। तो यहाँ ये आर लिखी है, तो इसको अंदर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर अंडर रूट भी लगाएंगे, साथ में स्क्वायर भी लगाएंगे। तो इसमें अंडर रूट भी लगाया, स्क्वायर भी लगाया, और एक आर अंदर पहले से था, तो यहाँ 3 की पावर हो गई, ठीक है, अपॉन में जी एम। अब आर की वैल्यू क्या है, आर प्लस एच, इधर रख दिया आर प्लस एच का होल किया अपॉन में जी एम। अब स्मॉल जी की वैल्यू क्या थी, वो थी कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें रख देंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर और आएगा, ठीक है। तो अब ये जी एम और यहाँ पर भी ये है जी एम, तो इस जी एम की जगह हमने ये स्मॉल जी आर स्क्वायर रख दिया, ये रख दिया स्मॉल जी आर स्क्वायर, और ऊपर तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है तो बाहर निकाल लेंगे, तो 2π अपॉन आर, अंडर रूट में क्या क्या बचेगा अंदर, आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में स्मॉल जी, बस। तो ये इतना हमारे लिए समय लगेगा किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में, मतलब एक परिक्रमा करने में। और यहाँ पर ये क्यू है, 3 की पावर है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ऐसा लिखा है 2π अपॉन में आर अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी। अब देखते जड़त्व घूर्ण क्या है। तो घूर्णीय गति में किसी भी पिंड की उसकी घूर्णीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य आघूर्ण का विरोध करती है, मतलब वो परिवर्तन नहीं करने देगी। अगर कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है तो अगर हम उसे बाहर से कोई बल लगा रहे हैं कि यहाँ ना घूम पाए तो वो उसका विरोध करेगी। जब वो ऐसा करती है तो उसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर क्या होता है। जड़त्व में क्या होगा कि इसका महत्व रैखिक गति में, जब सीधी सीधी कोई वस्तु चल रही है तब है, जैसे बस में हम चलते हैं
बस में बैठ जाती है, एकदम से ब्रेक लगता आगे हो जाते हैं, कभी पीछे गिरते कभी आगे गिरते, तो ये जड़त्व हो गया। ठीक है। और जब अगर वही वस्तु गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो घूर्णीय गति में इसका महत्व होता है, तो उसमें जड़त्व आघूर्ण लगेगा। सेकंड है, इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और इसका मान वस्तु के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। ये तुम लोग को आया था पेपर में कि जड़त्व आघूर्ण का किस पर निर्भर करता है, क्योंकि आई बराबर होता है mr²। और इसमें एक ऑप्शन में वेग भी लिखा था, तो वेग तो कहीं नहीं है दूर दूर तक, तो सिर्फ द्रव्यमान पर, और वहां दूरी दिया नहीं था, नहीं था दूरी पर भी करता है, लंबवत दूरी पर। ठीक है। और क्या है तीसरा, कि यही किसी वस्तु के लिए नियत राशि है। कौन सी? जड़त्व। लेकिन इसका मान जो है, जड़त्व आघूर्ण का मान बदलता रहता है, जड़त्व का मान नहीं बदलता। तो इसके 3 अंतर हो गए। फिर है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, मतलब जो अभी हमने निकाला आई बराबर mr², ये कैसे आता है ये देखना है। तो माना कि एक पिंड कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, ठीक है, ओमेगा से वो घूम रहा है, और इसमें कई कणों से मिलकर बना है वो। और वो छोटे छोटे कण क्या है, वो m1 m2 m3 ऐसे बहुत सारे बारीक बारीक छोटे छोटे कण हैं, जिनसे मिलकर एक बड़ा सा कोई पिंड बना है। और उन सभी कणों की लंबवत दूरी कितनी है, अगर बीच में से अगर कोई पॉइंट है तो इससे दूरी कितनी है, तो किसी की r1, किसी की r2, इसकी r3, ऐसी सबकी दूरी है। और कुछ ना कुछ वो वेग से घूम रहे हैं, तो हर किसी का वेग भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार कणों की गतिज ऊर्जा कितनी, अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ½mv²। तो अब यहाँ किसी जो m1 है उसके लिए m1 v1², m2 v2², ऐसे सबके लिए गतिज ऊर्जा भी अलग अलग होगी। अब हमने कहा पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या होगी, संपूर्ण कहा गया मतलब सब गतिज ऊर्जा को जोड़ दो, जोड़ दिया। अब भी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई वस्तु घूम रही है तो वो होता है v बराबर ओमेगा r। तो यहाँ पर r क्या है, अब हर पिंड के लिए अलग अलग है, तो v1 कितना हो जाएगा, ओमेगा r1। तो यहाँ में से वैल्यू रखते गए सबकी, यहाँ आएगा v1। ठीक है। वैल्यू रखने के बाद अब कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है ½ ओमेगा²। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल दिया तो स्क्वायर आ गया। अंदर क्या क्या बचेगा, m1 r1² प्लस m2 r2², ये सब बचा। फिर अब ½ ओमेगा², अभी इनका क्या करेंगे, इनको हम सबको जोड़ना है, तो हम समीशन लगा देंगे और कहेंगे mr² जुड़ गया, समीशन लगा देंगे, मतलब बहुत सारे इसमें अणु जो है वो जुड़ गए। और इसी को हम कहते हैं आई बराबर, ये हमने फॉर्मूला ही देखा ही है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आई वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया यहाँ से कि जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी के बराबर ½I ओमेगा² होती है। इसका आ गया। फिर अगला क्या है, अब है तुल्यकारी भू स्थायी उपग्रह क्या होते हैं। यदि कोई कृत्रिम उपग्रह, मतलब जो हमने बनाया है कृत्रिम उपग्रह, पृथ्वी के अक्ष लंबवत भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे का एक परिक्रमण पूर्ण कर लेता, मतलब 24 घंटे में पूरा का पूरा घूम जाता है, तो ऐसे उपग्रह को तुल्यकाली या भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो अगर कोई उपग्रह है वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाए, ठीक है, ये पृथ्वी का सेंटर है, ठीक है, पृथ्वी ऐसी तो ऐसा ऐसा घूम जाए, वो भी कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो अगर वो 24 घंटे में घूम जाता है तो वो कहलाता है हमारा तुल्यकारी या भूस्थायी उपग्रह। ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं कक्षीय चाल, मतलब v0 और ve में संबंध, जो हमने तो शुरुआत में बताया था कि ve बराबर √2 vo हो रहा है, वो यहाँ पर है। तो यदि पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण g है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, और ये वेग हमारा ve इतना है, और पृथ्वी तल के समीप परिक्रमण कर रहे उपग्रह की कक्षीय चाल vo इतनी है, तो दोनों को डिवाइड कर दो। पर क्या होगा, डिवाइड करने पर ve बटे में vo हो जाएगा √2gr अपन में gr। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ve बराबर ये √2, ये √gr कैंसिल, तो ve √2 vo बचेगा, ये जो है ये रूट के बाहर है। तो मतलब पलायन वेग जो है वो √2 गुना होता है कक्षीय चाल के। तो इन दोनों का रिलेशन आ गया यहाँ से। अतः पृथ्वी तल के समीप
परिक्रमण कर रहे किसी उपग्रह के वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद है तुल्यकारी उपग्रह के उपयोग क्या होंगे। पहला, वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन करने में, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं जो हम रॉकेट भेजते हैं, जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, उनका यूज क्या क्या है, और वो भी कौन से वाले तुल्यकाली उपग्रह जो हम भेजते हैं उनका यूज क्या है। देखो, पृथ्वी एक तो होता है ध्रुव, यहाँ होगा पृथ्वी के ध्रुव, ठीक है, ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव। तो अगर कोई सैटेलाइट ऐसी घूम रही है ध्रुव से ध्रुव की ओर तो हम उसको कहेंगे ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, और अगर कोई सैटेलाइट ऐसी घूम रही है तो उसको हम कहेंगे तुल्यकाली उपग्रह। तो यहाँ पर बात हो रही है तुल्यकाली उपग्रह, तो इसमें हम क्या करते हैं, वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं, मौसम की भविष्यवाणी जो कहते हैं ना कि आज मौसम ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, वो सब यहीं से पता चलता है। और क्या पता कर सकते हैं, तो उल्का पिंड, अगर कोई पिंड ऊपर से आ रहा है, उल्का पिंड आ रहा है पृथ्वी पर जो गिरते हैं पिंड, जिनको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा कहते हैं, उन्हीं को हम, ये वही उल्का पिंड होते हैं, तो उनका भी अध्ययन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, कोई अगर आ रहा है यहाँ से पिंड तो पहले से पता चल जाता है। और पृथ्वी की वास्तविक आकृति कैसी है वो यहाँ ऊपर से दिख जाती है। अब ब्रह्मांड से आने वाली किरणों का अध्ययन भी हम इसी से करते हैं। अब ध्रुवीय उपग्रह क्या करेंगे, ये जो ध्रुव से ध्रुव की ओर घूम रहे हैं, ध्रुवीय उपग्रह उस उपग्रह को कहते हैं जो उस तल में घूमते हैं जो ध्रुवों से होकर जाता है, और ये भूमध्य रेखीय तल के लंबवत होते हैं। अब देखो भूमध्य तो ये हो गया, इसके लंबवत है, मतलब इसके सीधे सीधे यहाँ ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल है IRS, IA, IBICA, कुछ सैटेलाइट के एग्जाम्पल है। अब इनके उपयोग क्या क्या है, ये देखो नॉर्थ से साउथ की ओर घूम रहा है, इसका उपयोग है फसलों का पता लगाने के लिए कि कौन कौन सी फसल कब लगती है, क्या है, कैसी है अभी, भूजल सर्वेक्षण में, और अकाल आ जाता है उससे ग्रसित क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको पता लगाने में, और ये मानचित्र बनाने में इनका हम उपयोग करते हैं। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है, तो ये 500 से 800 किलोमीटर होते हैं सतह से, यहाँ से 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर हम इनको स्थापित करते हैं और फिर ये वहां घूमते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान क्या होता है, तो भारत में सर्वप्रथम 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था। अंतरिक्ष कार्यक्रम मतलब जो हम रॉकेट ऊपर भेजते हैं वो यही अंतरिक्ष अनुसंधान वाले बनाते हैं, ये सैटेलाइट बनाते हैं। यह डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था, उन्हीं ने बनाया था सबसे पहले। इसका पुनर्गठन, इसरो की स्थापना, जो हम इसरो कहते हैं, हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये हुआ था 15 अगस्त 1962 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में इसरो को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। इसका उद्देश्य क्या है, आखिर बनाया क्यों गया, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन करना, मौसम की जानकारी, युद्ध काल की जासूसी करना कि कोई ऐसा तो नहीं है कोई कुछ मिसाइल रखे है, कहीं युद्ध तो नहीं होने वाला है, तो ये सब जानकारी, और भूगर्भीय जानकारी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, और ब्रह्मांड से आने वाली किरणों का अध्ययन, इन सब के लिए इस अनुसंधान को बनाया गया। फिर और क्या कहाँ कहाँ पर है, तो एक है सार, श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश में है। VSSRC है, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर है, ये केरला में है। फिर है SSC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, मतलब इतने सारे हैं। फिर अब कुछ कुछ बहुत ही IMP वाले जो कृत्रिम उपग्रह हैं, तो वो कौन कौन, सबसे पहले आर्यभट्ट, भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह, ये हमारा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को रूस के प्रक्षेपण केंद्र, मतलब रूस में जो रूस का प्रक्षेपण केंद्र है वहां से इसको लॉन्च किया गया था, लॉन्चिंग सेंटर रूस था, तो वहां से इसको छोड़ा गया था। इसका वजन कितना था, 360 किलोग्राम, और पृथ्वी के निकट वृत्ति कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया था। सेकंड हमने छोड़ा था यहाँ भास्कर,
भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड। तो भास्कर फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 7 जून 1779 को, भास्कर सेकंड को कब छोड़ा था, तो ये 20 नवंबर 1981 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका वजन और ये भार दे के रखा है। ठीक है, फिर कुछ और नोट हैं कि जैसे चंद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा था, 22 अक्टूबर 2008 को। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा। कब गए थे, 30 अप्रैल 1984। ठीक है, फिर प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष यात्री बनी थी 2003 में। देखो जीके के क्वेश्चन हो गए। फिर है पार्किंग कक्षा क्या होती है। पार्किंग शब्द सुना है, जैसे गाड़ी को पार्क कर देना है, तो ये वो पार्किंग शब्द है। तो मतलब भूस्थायी उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा कहते हैं। भूस्थायी उपग्रह कौन से होंगे, जो ऐसे घूमते हैं। ठीक है, इनकी जो कक्षा होगी वो हम उसको कहेंगे पार्किंग कक्षा। फिर कृत्रिम उपग्रह में कोई ईंधन नहीं होता, फिर भी ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ कोई पेट्रोल हमें उसमें डालना नहीं है कि ये चला रहे हैं, तो वो घूमता रहता है। तो पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो हम यहीं से दे देते हैं, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है। मतलब यहाँ से हम कुछ स्पीड से उसको छोड़ते हैं, इस पॉइंट तक छोड़ देते हैं जहाँ पर हम उसको ले जाना है, फिर उसके बाद वो क्योंकि घूम